अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका इंटरनेट कौन कंट्रोल करता है, कौन इसको चलाता है, कहाँ से ये इंटरनेट आता है, और अगर ये इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या क्या तकलीफ़ें हो जाएंगी, क्या क्या परेशानियाँ हो जाएंगी, वो तो आप समझते ही हैं। आइए तो देखते हैं कि कौन आपके इंटरनेट को कंट्रोल करा हुआ है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में जितना भी इंटरनेट कंट्रोल होता है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। फिर उसकी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी इस तरीके से होती है कि वही लोग उसको कंट्रोल करते हैं और रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, अलाउ करते हैं जिसको जैसे वो चाहते हैं। तीसरी चीज़, उसी इंटरनेट पर अपनी ही आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हैं और दूसरी अगर कोई आइडियोलॉजी उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है तो उसको हटाते रहते हैं। जैसे आपको बहुत एग्जांपल दूंगा आसान सी, कि आप देखेंगे कि डिफरेंट वेबसाइट्स पर जब ये बात आती है कि किसी ने उनके ऑपोजिशन की तारीफ़ कर दी, यानी सपोज़ करिए इज़राइल में लड़ाई चल रही है तो हमास और इज़राइल, तो हम इज़राइल के ख़िलाफ़ जो कमेंट्स होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे, हमास के सपोर्ट में जो होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ऐसा होता है कि किसी कंट्री ने कह दिया भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम टेररिस्ट मानते हैं। अब यूएस जिसको टेररिस्ट मानता है, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, चाहे पूरी दुनिया ना मानती हो, तब भी उस न्यूज़ को डिमोट किया जाता है और जो यूएस की न्यूज़ है और जो यूएस से रिलेटेड न्यूज़ है उसको प्रमोट किया जाता है। तो इस तरीके से ये लोग कंट्रोल करते हैं पूरे इंटरनेट पर। इस तरीके से ये चलाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, एजेंडा चलाते हैं, आइडियोलॉजी स्प्रेड करते हैं और बढ़ाते हैं अपने आप को। तो देखिए, हम आज ये जानते हैं कि इंटरनेट किसके हाथ में, इंटरनेट कैसे कंट्रोल होता है, इंटरनेट को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। पूरी दुनिया में 7 लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनको यूज़ करके वो पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर सकते हैं। लेकिन उन 7 लोगों को भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उस लोकेशन पे जाने का। सिर्फ उनके पास ऐसी कीज़, ऐसी प्राइवेट कीज़ है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि वो पासवर्ड की तरह काम करती हैं एक पर्टिकुलर डिवाइस को लॉगिन करने के लिए, और वहाँ से एक ऐसा डेटाबेस खुलता है जिसमें पूरी दुनिया का इंटरनेट जिसकी वजह से चल पाता है। तो सबसे पहले जब हम बात शुरू करेंगे तो ये जान लें कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो सारा इंटरनेट कंट्रोल करती है। तो वो है IANA, जो किया करती थी। ये एक यूएस की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है यूएस का, उसने 1940s के आसपास 48 में या 50 में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी जिसका पर्पज़ ये था कि जो कनेक्टिविटी है डिवाइसेस की बाहर के, उनको भी कनेक्ट किया जाए आपस में। लेकिन ये उस टाइम पर मिलिट्री ही यूज़ करती थी और इन्फॉर्मेशन को सेंड करती थी, जो कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती थी। वहाँ से जो शुरुआत हुई, फिर ये कॉमन पीपल्स के लिए जब ओपन हुआ 60s 70s में, एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक नेटवर्क सेटअप किया गया, ARPANET। इसी तरीके से ये बढ़ते पूरी दुनिया में इंटरनेट फैलने लगा और आज बहुत कॉमन हो गया है। आज कोशिश की जाती है कि हर इंसान तक इंटरनेट पहुंच जाए। पूरा इंटरनेट कंट्रोल कर रही थी 1990s में, ये थी इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये यूएस की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आपको अब जो बताने वाला हूँ उसके लिए आपको समझना होगा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है और प्राइवेट क्या है, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये एक यूएस की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करती थी, यानी इंटरनेट प्रोवाइड कराना, उससे रिलेटेड जितनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराना, उस पर टैक्स लेना, सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ, 1998 में एक ऐसा फैसला लिया गया, किसके दबाव में आके ले गया, कहाँ से लिया गया, ये एक सर्च करने की वाली बात है। लेकिन एक ऐसा फैसला लिया गया जिसमें ये पावर, पूरी दुनिया के इंटरनेट की पावर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में दे दी गई। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है ICANN। तो दोस्तों, ये ICANN ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको समझ लीजिए। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेम्स और नंबर असाइन करती है। अब देखते हैं कैसे कंट्रोल करती है, क्या करती है। लेकिन उससे पहले इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और किस एजेंडे के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में दे दिया गया ये सारी चीज़ें। पूरा डोमेन नेम दे दिया गया, डोमेन नेम सर्वर्स उसको असाइन कर दिए गए, पूरा डेटाबेस, दुनिया का जितना डेटाबेस है सब उसके हाथ में दे दिया गया, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हम एक अमेरिकन मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी स्टेक यानी बहुत सारे लोगों का उसमें स्टेक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, और हम नॉन प्रॉफिटेबल है। एक स्टेटमेंट है बहुत अच्छा, इफ़ यू कंट्रोल ऑल DNS यू कैन कंट्रोल ऑल द इंटरनेट, and if you control all the internet, then what will happen? It will be a disaster, and what it is happening right now। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि
डीएनएस सर्वर क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं इस बात को। डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सर्विस होती क्या है। देखिए, ये एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसका काम ये होता है, यानी डोमेन नेम सर्वर डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। अब इसका काम ये होता है कि आपके आईपी एड्रेस को मैप कराता है डोमेन नेम के साथ। ये कैसे, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका मोबाइल है, मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, लेकिन जब आपके पास कॉल आती है अननोन नंबर से तो सिर्फ नंबर दिखाई देता है। उस नंबर में आप क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट डालते हैं, लिखते हैं, और फिर वो कॉन्टैक्ट जो है हमेशा आप एक्सेस करते हैं। वो नंबर आपको याद नहीं रहता और कॉन्टैक्ट आपको याद रहता है, इस वजह से आप नाम से सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हर कंप्यूटर का इंटरनेट पर एक आइडेंटिफिकेशन होता है। वो आइडेंटिफिकेशन आपको ये नोट कराता है कि आपका कंप्यूटर इस रीजन में यहाँ से ये चीज़ एक्सेस कर रहा है, रिसोर्स एक्सेस कर रहा है, और आपको सेपरेट करता है और अलग अलग कंप्यूटर्स से। तो आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर हो चाहे राउटर हो, डिफरेंट नोड्स हो सकती हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है इंटरनेट पर। लेकिन क्योंकि याद नहीं रहता, लोगों को नाम याद नहीं रहते, आईपी एड्रेस भी याद नहीं रहेगा, 32 बिट का है, और ये आईपी एड्रेस जो है पूरा नंबर्स में होता है, तो इसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, तो इस आईपी एड्रेस को हम मैपिंग करते हैं नेम के साथ, यानी नेम के साथ इसको अटैच कर देते हैं। तो हर किसी का अपना एक नेम हो जाता है। www.google.com आसान है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस लेंगे तो 172 समथिंग है, वो मुश्किल है। इसी तरीके से facebook.com आईपी एड्रेस आसान है, लेकिन अगर आपके पास 1000 से ऊपर आईपी एड्रेसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के, अमेज़न के, फ्लिपकार्ट के, ईबे के, अलग अलग आईपी एड्रेस हैं, आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप क्या करते हो, आपको नाम तो याद रहेंगे, आप नाम से उनको मैप करा देते हो। इस काम को करने के लिए एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर दोनों की इन्फॉर्मेशन होती है, और वहाँ पर जब रिक्वेस्ट जाती है तो वो मैपिंग करके दुनिया भर में फैलाया जाता है। डीएनएस सर्वर तो दुनिया भर में अलग अलग लोकेशन पे लगे होते हैं, लेकिन इनका एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जो कि यूएस कैलिफोर्निया में रखा हुआ है। अब यूएस कैलिफोर्निया के अंदर पहले ये IANA कंट्रोल करती थी, अब इसको कंट्रोल करता है ICANN, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और जिससे आप कुछ कहेंगे तो वो क्या करेगी, कभी भी आपका इंटरनेट बंद कर देगी, बिकॉज इट हैज़ द अथॉरिटी। इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बड़े बड़े जो टाइकून्स थे, बिजनेस टाइकून जो आईटी की फील्ड में थे, या आप ये कहिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे आईटी फील्ड के, उनको कलेक्ट किया, ऐसे 7 लोगों का एक ग्रुप बनाया और उनको एक एक फिज़िकल की असाइन कर दी। फिज़िकल की किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो। देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर की दुनिया में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में बात चलती है, यानी प्राइमरी कीज़, सेकेंडरी कीज़, इस तरीके से मास्टर कीज़ इसमें बात चलती है। तो ये आपको समझना होगा, थोड़ा सा स्टडी करना होगा, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे कोड्स होते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये पासवर्ड है, ये इसका पासवर्ड है। तो ऐसी कुछ फिज़िकल कीज़ जो होती है वो होती हैं आपके इन 7 लोगों के पास। तो दोस्तों, ये 7 की पर आपका पूरा इंटरनेट, पूरी दुनिया का इंटरनेट डिपेंड करता है। अगर इन 7 कीज़ को कोई रिवील कर दे या हैक कर ले, या इसके जो डिवाइस है, जिस डिवाइस को ये ओपन करने के लिए बनाई गई हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये 7 कीज़ कैसे काम करती हैं। मतलब आपने मूवीज़ देखी होंगी, मैट्रिक्स, ये वो, आपको लगता होगा कि ये सब फिक्शंस है, लेकिन असलियत में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, इतने ज़्यादा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में मूवी का एक सीन देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो 7 कीज़ होती है ना, इन 7 कीज़ को मिलाकर, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, 7 कीज़ को मिलाकर एक की बनती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बन जाती है। ये की एक एल्गोरिथम को ओपन करती हैं, जो कि एक मास्टर की क्रिएट करती है इन 7 के कॉम्बिनेशन से। वो जो मास्टर की क्रिएट होती है वो ओपन करती है एक डिवाइस को, जो डिवाइस, या आप इसको डेटाबेस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सब कुछ स्टोर होता है। तो देखते हैं मास्टर की कौन जनरेट करता है, क्योंकि ये 7 की भी तो कहीं डाली जाएंगी ना। तो अब इसको समझते हैं। तो जो ये मास्टर की है ना, ये डेटाबेस को एक्सेस करती है ICANN के। उस डेटाबेस में क्या है, डोमेन नेम्स हैं और IP एड्रेसेस हैं। देखिए, ये 7 प्राइमरी की एक जगह पे डाली जाती हैं। ये 7 की जब वहाँ पे डाली जाती हैं तो एक डिवाइस होता है जो स्मार्ट की कार्ड्स जनरेट करता है। दोस्तों, इन 7 की के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये 7 की 7 लोगों के पास है। तो कैलिफोर्निया में जब भी कोई इवेंट होता है, मान लीजिए
इनका पासवर्ड चेंज होता है। 2010 में 4 बार चेंज हुआ था। इसी तरीके से अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं। डीएनएस में कभी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कुछ। तो जिस डेटाबेस को उसको जिसको हाथ भी नहीं लगाया जा सकता, उसमें अगर थोड़ा भी चेंजेस करना होता है, इन 7 लोगों को कॉल किया जाता है। इन 7 लोगों को कॉल किया जाता है। कैलिफोर्निया के अंदर 4 जगह पे ये डिवाइस इंस्टॉल्ड किए जाते हैं और वहाँ पर इन लोगों के हाई सिक्योरिटी के साथ इनको बुलाया जाता है। यानी 4 डेटाबेस हैं, एक ही डिवाइस के 3 बैकअप और हैं। ठीक, ये दुनिया में सिर्फ 4 ही डिवाइस अवेलेबल हैं जो कि बैकअप के लिए और डेटाबेस रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। इन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट किया जाता है हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स। देखिए, ये जो 7 प्राइवेट कीज़ होती हैं, ये डाली जाती हैं एक डिवाइस के अंदर। उनसे 7 स्मार्ट कार्ड्स मिलते हैं। 7 स्मार्ट कार्ड जब मिलते हैं तो 7 स्मार्ट कार्ड का यूज़ किया जाता है फिर मेन मास्टर की जनरेट करने के लिए। हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल जो होता है, उसमें ये फिज़िकल स्मार्ट कार्ड्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। ये मास्टर की जनरेट कर देता है। जो मास्टर की जनरेट होती है फिर उसका यूज़ किया जाता है ICANN के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। वो डेटाबेस भी कैलिफोर्निया में ही है, वो भी एक सर्वर के अंदर इंस्टॉल्ड है। ऑब्वियसली डेटाबेस सर्वर के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से पूरी सिक्योरिटी लेयर्स हैं। अब देखिए, जहाँ पर ये रखे गए हैं वहाँ की सिक्योरिटी कैसी होती है। जब भी ये लोग अंदर जाते हैं, सबसे पहले हाई सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, वहाँ पूरी सिक्योरिटी होती है, फिजिकल सिक्योरिटी चेकअप होता है। फिर अंदर जाते हैं तो उसके बाद इनको एक्सेस मिलता है। कोई और अंदर नहीं जा सकता, गार्ड अंदर नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। जब ये अंदर पहुँचते हैं तो इनका बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है, आपका आई स्कैनिंग होती है। फिर आई स्कैनिंग वगैरह के बाद जब ये अंदर जाते हैं तो इनके फिजिकल कार्ड से जो इनको प्राइमरी की मिली हुई है, फिर उसके थ्रू एक्सेस लेते हैं ये। फिर उसके थ्रू जब मास्टर की मिलती है, फिर उसके थ्रू एक्सेस लेते हैं। फिर वहाँ से एक्सेस लेने के बाद ये पहुँचते हैं डेटाबेस पर, और फिर डेटाबेस पे वो फिजिकली की एंटर करके वहाँ पर इनको मेन डेटाबेस में एंट्री मिलती है। फिर वहाँ से जो भी पासवर्ड चेंज करना है वो चेंज होता है। 2010 के अंदर मैंने आपको बताया 4 बार चेंज हुआ था पासवर्ड। इसी तरीके से पासवर्ड चेंज होता रहता है। जैसे जैसे अटैम्प्ट्स होती हैं उसको हैक करने की, होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे। ईरान कर सकता है, रशिया कर सकता है, बहुत बड़े बड़े हैकर्स बैठे हैं, चाइना करता है, तो सब अटैम्प्ट करते हैं, तो उसको बार बार पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, ये 7 की जो है 7 लोगों के पास है। अगर इनमें से कोई मर गया तो क्या होगा? ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है इस डिवाइस को ओपन करने के लिए और मास्टर की जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 7 लोग आएँ। फिर दूसरी चीज़, मान लीजिए 7 की हैं, 7 लोगों के पास रहनी चाहिए हर वक्त। कोई दुनिया से चला गया तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए ये 7 कीज़ जो हैं ये बैकअप के तौर पे 7 और लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। यानी 7 लोग ऐसे हैं जिनको डुप्लीकेट की प्रोवाइड की जाती है, एक एक बंदे को एक एक। ठीक है, तो 14 लोग हो गए ये इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरा सिनेरियो कंट्रोल किया जाता है फिजिकल सिक्योरिटी के साथ और इस तरीके वर्चुअल सिक्योरिटी के साथ, पूरा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स और एल्गोरिथम के साथ। अगर ये 7 लोग आपका इंटरनेट कंट्रोल कर सकते हैं, कल किसी भी कंट्री को ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फोर्स कर सकती है। आप जाके देखिए, गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही होती जिस चीज़ पर, कोई भी वेबसाइट क्रिएट करनी है, कोई भी होस्टिंग खरीदनी है, कुछ भी करना है, तो आप जब ऑनलाइन जाएंगे तो आपको 14% ICANN टैक्स देना पड़ता है। हो सकता है अब इंक्रीज़ हो गया हो। ICANN टैक्स 14% लिखा हुआ होता है वहाँ पर, आप जब भी परचेज़ करेंगे डोमेन वगैरह। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को समझिए कि आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, उसकी सर्विस होल्ड करने का, जाहिर है वो लेगा। ठीक। दूसरी चीज़, आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बाउंड नहीं कर सकते वो आपके अकॉर्डिंग चले, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तीसरी चीज़, वो जब चाहे जो रूल्स चाहे बना दे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। US की गवर्नमेंट कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट है, कल कह दे नहीं भाई हम प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, ठीक है, और या फिर US को कंट्रोल करते हैं जो इजराइल जियोनिस्ट हैं, जो जियोनिस्ट हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो जैसा चाहेंगे वो वैसे कंट्रोल कर लेंगे। आपके जब चाहें अकाउंट सस्पेंड करवा देते हैं, यूट्यूब से जब चाहें चीज़ें चैनल्स हटवा देते हैं। वो जिस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी दुनिया पर डालना चाहें उस तरीके से डाल सकते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन को वो छुपाना चाहें उस तरीके से छुपा सकते हैं। बैंकिंग से लेकर, बैंकिंग फ्रॉड से लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर, फेड बैंक के बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग 16 ट्रिलियन तक के मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर किसी भी चीज़ को छुपा सकते हैं। अगर 16 ट्रिलियन पर आप जानना चाहते हैं क्या है मसला फेड बैंक का और किस तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है खुद पैसा जनरेट करके,
और बैंक ऑफ ब्रिटेन किस तरीके से इन चीज़ों को ओपन करता है। तो मैं उसके लिए बैंकिंग का एक आपको फ्रॉड सिस्टम का पूरा लिखा चिट्ठा खोल सकता हूँ। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो। और अगर अरब की, ईस्ट की, मिडिल ईस्ट की न्यूज़ मैं आपको देता ही रहता हूँ, तो उसके बारे में कोई अपडेट जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले अपडेट्स भी पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम।